इसको यहीं से ज़रा कंटिन्यू करते हैं और मुफ्ती साहब आपकी भी इस पर राय लेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरा बात कर रही हूँ रावलपिंडी की। मेरा सवाल यह है कि अक्सर जब मैं सोई होती हूँ ना तो अनकॉन्शियसली मुझे ऐसे लगता है कि ख्वाब है या क्या होता है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे जिस्म पे कीड़े मकोड़े फिर रहे हैं और जब मैं उठती हूँ मैं अपने आप को झाड़ने लग जाती हूँ। और समटाइम तो ऐसा होता है कि मैं जाग भी रही हूँ, बैठी भी हूँ नॉर्मली, तो भी मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मेरे ऊपर कीड़े मकोड़े चढ़े, कभी कमर पे कभी टांग पे। तो मुझे समझ नहीं आती ये ख्वाब है या रियलिटी है या क्या है, तो इसके पीछे क्या साइंस है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीरब, थैंक यू। मैं चाहूँगी कि आप भी साइंस के हवाले से दीजिएगा और आप भी। सर आप बताइए आप क्या कहेंगे इस हवाले से। देखिए जैसे कि ये 2 दफ़ा बात पहले हुई कि कुछ मेडिकल इश्यूज़ में जो ख्वाब आते हैं उन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की कि हिस्टेरिया का जो मर्ज़ है, ऐसे भी जब ऐसी ख़वातीन को स्पेशली जब ऐसे ख्वाब आते हैं तो उनको अपनी सेहत का जो इलाज कराना चाहिए। ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं होती और थिंकिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और सोते वक्त जो है कुछ वज़ाइफ हैं वो पढ़ के सो जाएं तो इंशाल्लाह ऐसे स्ट्रेस आउट ज़्यादा हो तो इस तरह की आपको डिस्टर्ब्ड ख्वाब भी आते हैं। आई थिंक एक लफ्ज़ में अगर आप कहें ना तो स्ट्रेस इस किस्म का जो इनका सवाल था ना उसका जवाब ये है कि वो स्ट्रेस की वजह से आती है। आपके कहेंगे अक्सर जो हम दिन में अगर जो ये तो एक रिसर्च भी हमें कहती है, साइकोलॉजी भी बताती है कि जो लोग स्ट्रेस्ड होते हैं या एंग्जाइटी है उनमें ख्वाब इस तरह के उनको ज़्यादा महसूस होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगी कि एक स्लीप का इशू है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो अगर तो इनको अपनी टांगों पे या रात को सोते वक्त या सोने से बिल्कुल पहले ऐसे फील होता है कि कोई जो है कीड़े चलने की सेंसेशन होती है या जो है सुइयां चुभ रही हैं इस तरह की, तो उसके अंदर कई दफ़ा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो एक स्लीप डिसऑर्डर है जो कि हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही, इनको ये देखना चाहिए कि क्या वो जब वापस मूवमेंट या एक्टिविटी करती हैं, अगर उठ जाती हैं और चलना फिरना शुरू कर देती हैं तो क्या वो बेहतर महसूस करती हैं उससे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, हेल्थ सेगमेंट ऑफ मेरी सहेली। आपको मिलवाते हैं डॉक्टर उमर फारूक, ही इज़ अ न्यूरोसर्जन। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। सर जब हम बात करते हैं एपिलेप्सी की, ये बताइए एपिलेप्सी क्या होता है। एपिलेप्सी बेसिकली आम टर्म्स में अगर बेसिक लैंग्वेज में बोलें तो उसको मिर्गी बोलते हैं। मिर्गी नॉर्मली हर फैमिली या किसी न किसी नॉर्मली एक हर क्लास में इसको आप कंपनी कर सकते हैं, लोअर भी है, मिडल भी है, अपर भी, कोई इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि कोई स्पेसिफिक लोग आते हैं इसमें। मिर्गी बेसिकली एक अलामात को हम कंबाइन करके उसको हमने मिर्गी बोला हुआ है। मिर्गी में सबसे पहले तो इंसान बेहोश हो जाता है, उसके ये आप सिम्टम्स बता रहे हैं कि जिसको फिट्स पड़ते हैं, जिसको फिट्स बेसिकली उसको कुछ लोग फिट्स हम अपनी मेडिकल टर्म में फिट्स बोलते हैं, आम लोग उसको मिर्गी बोलते हैं। एपिलेप्सी इसका जनरलाइज्ड नेम है। सबके सिम्टम्स एक तरह के होते हैं। मिर्गी की कैटेगरीज हैं, एपिलेप्सी उनमें सब में आ जाती है और जो सिम्टम्स हैं उसके मैं आपको थोड़े से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बता देता हूँ। कुछ में ये होता है कि बच्चा कॉन्शियस होता है लेकिन अपने सराउंडिंग एरिया से थोड़ी देर के लिए डिटैच हो जाता है। एक ये किस्म होती है जिसमें हम नॉर्मली जो कंसिडर करते हैं कि वो फिट्स पड़ते हैं, उसमें ये कि जिस्म पाँव अकड़ जाते हैं, हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाती है, आंखें अपवर्ड्स चली जाती हैं, यूरिन निकल जाता है बीच में। हम नॉर्मली इसको मिर्गी कंसिडर करते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज हैं जिनको हम मिर्गी नॉर्मली लेते हैं और ये किसी भी रीज़न की वजह से हो जा सकती है। रीजंस बताइए। रीज़न उसमें ये कुछ है कि जेनेटिकली होती हैं जो बच्चों में होती हैं और एक होती हैं बड़ों में। जो बच्चों से हम स्टार्ट करते हैं, बच्चों में नॉर्मली ड्यूरिंग डिलीवरी कोई ना कोई ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी या कोई ट्रॉमा हो जाता है या कुछ तो वो जेनेटिक्स में काउंट नहीं होता। वो जेनेटिक्स में वो एक अलग बर्थ के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन, हाँ जी, बर्थ के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए उसकी वजह से हो जाता है। एक जो जेनेटिकली वो नॉर्मली बच्चा पैदा होता है, अपनी ग्रोथ नॉर्मल करता है, सारे माइलस्टोन्स टाइमली अचीव करता है, उसमें फिर कोई आपको 4-5 ईयर्स पे जाके पेशेंट को सडनली कोई इस तरह का फिट्स का एपिसोड होता है तो फिर वहाँ से हम डायग्नोसिस बनाते हैं और आगे चलते जाते हैं तो पता लगता है इसको मिर्गी है। अब ये वाली चीज़ जेनेटिकली है जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो हम उसको नॉर्मली ड्यूरिंग डिलीवरी या इस तरह की कोई चीज़ करते हैं। फिर एक ओल्ड एज में या थोड़ा सा लेट एज में 20s के बाद 30s के बाद जाके डेवलप होती है, वो भी होती इसी तरह की ये फिट्स हैं। फिट्स में फिर यही अनकॉन्शियस होना, उसका रीज़न क्या है? उसमें नॉर्मली फिर हमने न्यूरोसर्जरी वाइज भी देखना होता है सारा। कोई ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, कोई ट्रॉमा है
एक्सीडेंट है उसकी वजह से हो सकता है, कि ओवर स्ट्रेस भी बाद में। एपिलेप्सी ट्रॉमा की वजह से होती है बेसिकली, स्ट्रेस की वजह से स्टार्ट होती है, राइट? बेसिकली एपिलेप्सी स्ट्रेस की वजह से जो यंग बंदों में होती है, और ड्यू टू विदाउट एनी रीजन जो है वो स्ट्रेस ही एक एलिमेंट आता है। और एक अगर आप स्ट्रेस को छोड़ के कोई और एलिमेंट देखें, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बच्चों में स्टार्ट हो सकती है, जेनेटिकली भी बच्चों में स्टार्ट हो सकती है, राइट? और अगर किसी को जवानी में या 20s के बाद स्टार्ट होती है तो स्ट्रेस का इशू हो सकता है, स्ट्रेस है या फिर कोई ब्रेन में ट्यूमर है या उससे न्यूरोसर्जिकल, वो फिर एक नई, वो एक अलग के साथ। अभी आपने बताया कि मुंह से झाग आती है, बेहोश हो जाता है इंसान, यूरिन हो जाता है, तो ये एक्सट्रीम सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कोई मतलब जिसको ज़्यादा ईयर्स से चल रही है जिसकी, तो उसके क्या सिम्टम्स? जो नॉर्मली जिसको ईयरली या मंथली या वीकली पढ़ते हैं वो लोग इम्यून हो जाते हैं, उनको 5-1 मिनट लगते हैं नॉर्मल वापस ड्यूरेशन में आने के लिए। जिसको पहली दफ़ा होगा उसको थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, उसके घर वालों को भी आइडिया नहीं होता, उसमें हमने सिर्फ उसको साइड पर टिल्ट करना है, बेसिकली अवेयरनेस का। और ये कभी भी किसी वक्त अगर हम बात कर लें बच्चों की भी, और किसी ऐसे इंसान की जिसको पहले ज़िंदगी में कभी नहीं हुई, स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो गई है, ठीक है, तो वो कभी भी किसी वक्त हो सकती है, या कोई ऐसा माहौल हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं? वही इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं। एक ये कि आपकी डाइट हैबिट्स प्रॉपर नहीं है, प्रॉपरली डाइट नहीं है, उसमें मेटाबॉलिक कोई इश्यूज आना शुरू हो गए, उनमें हो जाता है। दूसरा, नींद नहीं पूरी होनी, ओवरली टाइम एग्जेसिव। लेकिन अक्सर देखा गया है नींद में भी स्टार्ट हो जाती है एपिलेप्सी। हाँ, वो भी होती है, वो भी एक कैटेगरी है। अब उसमें यह है कि बेसिकली एपिलेप्सी कहीं से ट्रिगरिंग इफेक्ट है, जो कि आपके ब्रेन का कोई पोर्शन ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो मिर्गी होती है। अब अगर वो फ्रंटल लोब, मतलब ये सामने वाले हिस्से से ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, तो वो नींद में भी पड़ते हैं। और अगर साइडों से कहीं से पड़े हों तो मतलब टेम्पोरल और पैराइटल एरियाज नींद में जब आपको एपिलेप्सी हो गई स्टार्ट, तो डज इट लीड टू डेथ और नॉट? ये कंट्रोलेबल है? जो एपिलेप्सी वो नॉर्मली कंट्रोलेबल है, वो 5 to 10 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। उसमें अगर आप उसको थोड़ा सा दे दें स्पेस, या उसको करवट दिला दें, ताकि बेसिकली डेथ होती किसी है, जो आपका मुंह से स्लाइवा निकल होता है वो आपके उसमें लंग्स में चला जाता है, फिर आप चोक हो जाते हैं। यही चीज़ होती है, मिर्गी एग्जैक्टली खुद नहीं कोई डेथ कराती। अच्छा, एपिलेप्सी को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? अभी आपने बताया कि फिट्स पड़ते हैं, तो क्या यही पहला सिम्टम होता है एपिलेप्सी को डायग्नोज करने का कि फिट पड़ गया इसको? तो पहली चीज़ यही है कि फिट जब कंफर्म हो जाता है कि आपको, आप अटेंडेंट से भी, फैमिली से भी, हाँ, उसमें एक चीज़ होती है कि एक हम EEG कराते हैं, उसमें हम स्टिमुलस देते हैं ब्रेन को, उससे में वो डिटेक्ट होती हैं चेंजेस। एक वो है, दूसरा हमारा MRI ब्रेन है। तो ये बताएं, कोई ऐसे जैसे कहते हैं कि हार्ट अटैक आने से पहले कुछ बॉडी में चेंजेस आती हैं, तो क्या एपिलेप्सी स्टार्ट होने से पहले या उसका दौरा पड़ने से पहले कोई ऐसी चेंजेस है जो आपको विजुलाइज हो सके, एनालाइज कर सके, इंसान को पता चल जाए कि उसको सामने वाले इंसान को आप अंडरस्टैंड कर सकें? आप एग्जैक्ट टर्म्स बोल रहे हैं ना कि स्टार्ट होने से पहले 10 to 15 मिनट्स पहले पेशेंट को असेस होना शुरू हो जाता है कि अब मुझे फिट्स पड़ने लग गए हैं, तो बीपी लो होता है या हाई होता है? हाँ, उसको विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, बेसिकली आवाज़ें आना या उसका दिल ख़राब होना, कुछ लोगों को आगे से ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। मेडिकेशंस क्या है इसकी? एक तो बताएं कि अगर घर पे किसी फर्द को पहली बार हो गया, तो फैमिली जो पैनिक कर रही हो, तो वो क्या कर सकती है इनफॉर्मली? और मेडिकेशंस के हवाले से भी बताएगा कि डॉक्टर इनफॉर्मली ये है कि बस सिर्फ टिल्ट कर देना, ताकि जो मुंह से स्लाइवा या एक्सेसिव सिक्रीशंस आ रही हैं वो उसकी चेस्ट में ना जाए या लंग्स में ना जाए।